हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास 7th की बुक का 8वां चैप्टर है, पादप में जनन। एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, कभी कभी 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लिया क्लास 6 to 8 साइंस, तो आप साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी कंप्लीट क्लास 6 to 8, तो आप साइंस वाला पोर्शन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऑफलाइन वाले पेपर जो हुए थे जनवरी 2021 तक, उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। ऑनलाइन वाले पेपर अब मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी कि पादपों में जो जनन होता है उसकी अनेक विधियां हैं, उन्हीं विधियों के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं विधियों से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो लिखा है, जनन की विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। बिल्कुल होती हैं। सभी पादप जो हैं मूल, तना और पत्तियों से ही बने होते हैं। आगे लिखा है, ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प खिलते हैं। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा होता है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो पादप में जनन की 2 विधियां हैं, अलैंगिक और लैंगिक। तो अब पहले पढ़ लेते हैं अलैंगिक के बारे में, उसके बाद लैंगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, पादप में जनन की 2 विधियां हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में क्या होता है, बिना बीजों के ही दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाता है, और लैंगिक जनन में बीजों से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं अलैंगिक जनन। इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। तो अलैंगिक जनन में बीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बिना बीजों के ही नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। अब इसके प्रकार लिखे हुए हैं। सबसे पहले है कायिक प्रवर्धन। इसी से ही प्रश्न पूछा गया था पहले, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। लिखा है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो पौधे के कायिक अंग होते हैं मूल, तना और पत्तियां, और यदि इन्हीं से नया पादप प्राप्त किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। अब इसके कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे।
तो इसमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गुलाब की जो लकड़ी होती है उससे नया पौधा प्राप्त किया जाता है। तो क्या किया जाता है, गुलाब के पौधे से उसके तने को कलम करके दूसरी जगह लगाते हैं, उसमें प्रतिदिन पानी दिया जाता है, तो थोड़े ही दिन में उससे पत्तियां और कलियां निकलती दिखाई देती हैं। तो ये तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है आलू से, तो इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। लिखा है, एक ताज़ा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए, आपको इनमें कलिका या कलकाएं दिखाई दे सकती हैं। बिल्कुल दिखाई दे सकती हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी। घर पर जब आलू आते हैं, कुछ दिन रखे रहते हैं, तो उस पर इस तरीके से कलकाएं आपको दिखाई देती हैं निकलती हुई। आप लोगों ने अवश्य देखा होगा इन कलकाओं को। आगे लिखा है, छत चिन्ह को आँख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि उससे नया पौधा अंकुरित हो रहा है। ऐसे ही अदरक उगाया जाता है, तो अदरक और हल्दी के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। इसके अलावा एक पौधा होता है जिसका नाम होता है पत्थर चट्टा, या उसको ब्रायोफिलम भी कहते हैं। तो इस पौधे में क्या होता है, पत्ती के किनारे के गर्त में कलकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर जाए तो प्रत्येक कलका नए पादप को जन्म दे सकती है। तो ये जो पौधा होता है, इसकी पत्तियों से नया पौधा बन जाता है। ये पौधा मेरे घर में लगा हुआ है और मैंने इसे देखा है, पत्तियों से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। और यदि पत्ती को मिट्टी में, गमले में मिट्टी में दबा दिया जाए तो नया पौधा उससे बन जाएगा। आगे लिखा है, कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डहेलिया, इनकी जो जड़ें होती हैं, इनसे नया पादप उत्पन्न होता है। ये जो पौधा अभी बताया था ब्रायोफिलम, उसकी एक पत्ती दिखाई गई है और इस प्रकार से उसमें नए पादप निकलते हैं। आगे लिखा है, कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य रूप से पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। तो जो कैक्टस होता है, उसके एक भाग को यदि आप काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं तो उससे नया पादप बन जाएगा। आगे लिखा है, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, यानी कि जो नया पादप होता है जनक पादप जैसा ही होता है बिल्कुल, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। तो लैंगिक जनन जब होता है तो उसमें बीज उत्पन्न होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये पढ़ा है कायिक प्रवर्धन। प्रश्न यदि पूछा जाए कि कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, ऑप्शन में अगर आलू, शकरकंद, हल्दी, अदरक ये सब हों तो आपको बता दिया कि इन सभी में कायिक प्रवर्धन होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आलू, शकरकंद, गुलाब, पत्थरचट्टा, कैक्टस, हल्दी, अदरक, इन सभी में क्या है, कायिक प्रवर्धन होता है। इनको आप याद रखिएगा। तो अलैंगिक जनन की पहली विधि थी कायिक प्रवर्धन, उसको पढ़ लिया। दूसरी है मुकुलन। तो चलिए मुकुलन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है।
इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। याद रखिए, यीस्ट एक एकल कोश का यानी एक कोश की जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। तो यीस्ट में किस प्रकार से जनन होता है इसके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए छोटा सा क्रियाकलाप है, पढ़ लेते हैं। लिखा है, बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी पात्र में रखें। इसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। तो यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, इस बात को आपको याद रखना है। इस प्रकार से यीस्ट कोशिका है ये विकसित हो रहा है मुकुल, ये नवीन मुकुल बन जाता है और मुकुल की इस प्रकार से श्रृंखला बन जाती है। आगे लिखा है, यीस्ट कोशिका के बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से जो नवीन मुकुल बनता है, कभी कभी ये अलग हो जाता है मूल कोशिका से, और कभी कभी क्या होता है, इनकी एक श्रृंखला बन जाती है और कुछ ही देर में अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये होता है मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन होता है यीस्ट में। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। अलैंगिक जनन की अगली विधि है खंडन। तो अब खंडन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे यानी फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो खंडन द्वारा जनन करता है शैवाल। खंडन के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है बीजाणु निर्माण। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग आते हैं। अध्याय 1 में दिए गई क्रियाकलाप को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक जीवाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तो बीजाणु निर्माण भी अलैंगिक जनन ही करते हैं, यानी बीजाणु निर्माण भी अलैंगिक जनन की ही विधि है। प्रत्येक जो बीजाणु होता है उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए उसके पास एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो मांस और फर्न का नाम आप लोगों को याद रखना है, इनमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। तो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया, उसके विधियां भी पढ़ ली। अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लिखा है, पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं।
और पुष्प के भाग जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। लिखा है आप जानते हैं पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। तो लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्रियाकलाप पढ़ना आवश्यक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सरसों, गुड़हल और पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। यानी इनमें जो जनन अंग होते हैं या तो सिर्फ पुंकेसर होगा या केवल स्त्री केसर होगा। तो जिनमें एक ही जनन अंग हो एक ही प्रकार का वह कहलाता है एक लिंगी पुष्प। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो एक लिंगी पुष्प होते हैं मक्का, खीरा, ककड़ी इन सब में, और द्विलिंगी पुष्प होते हैं गुलाब, पिटूनिया, सरसों, इनमें सब में क्या होता है द्विलिंगी पुष्प होते हैं। आगे लिखा है नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर उपस्थित हो सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, पहले नीचे पढ़ लेते हैं उसके बाद चित्र में समझाएंगे। लिखा है क्या आप पुंकेसर में पराग कोष और तंतु को पहचान सकते हैं? पराग कोष में पराग कण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। इस चित्र को अब देख लीजिए, ये पुंकेसर है, ये है पुतंतु और ये है पराग कोष। यहाँ देख लीजिए, ये स्त्री केसर है, ये होता है अंडाशय, ये बीजांड इसके अंदर का भाग दिखाया गया है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। आगे लिखा हुआ है अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा के युग्मकों के युग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। अब लिखा है परागण के बारे में, तो चलिए परागण पढ़ लेते हैं। सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। जो पराग कण होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि पराग कण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर पराग कण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ पराग कण गिर जाते हैं। पराग कणों का पराग कोष से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यानी कि पराग कण जो होते हैं वे पराग कोष से पुष्प के वर्तिकाग्र पर जिस प्रकार से पहुंचते हैं, यानी उनका जो स्थानांतरण है वही कहलाता है परागण। यदि पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, और यदि पुष्प के पराग कण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है वर्तिकाग्र, ये पराग कण हैं और ये स्वपरागण दर्शा रहा है क्योंकि ये उसी पुष्प पर गिर रहे हैं। और जब ये उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरते हैं तो क्या कहलाता है, परपरागण। तो परागण के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। लिखा है नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है।
युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। ये निषेचन चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये युग्मनज का निर्माण हो रहा है। यहाँ ये अंडकोश का है, ये पराग नलिका है, ये अंकुरित होता परागकण है। तो निषेचन को याद रखना है। इसमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी संयोग से कोशिका जो बनती है उसे युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का जो प्रक्रम है वह निषेचन कहलाता है और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। अब लिखा है फल तथा बीज का विकास, यानी फल और बीज किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट बिल्कुल होते हैं। गूदेदार जो फल होते हैं रसीले होते हैं और ये मुलायम भी होते हैं, आसानी से इन्हें खा लेते हैं। और कठोर फल जो होते हैं उनको तोड़कर अंदर से उनकी जो कोमल भाग होता है वो निकाला जाता है, वो खाया जाता है, जैसे बादाम है, अखरोट है। तो फल और बीज का विकास इसी प्रकार से होता है कि जो अंडाशय होता है फल में विकसित हो जाता है। पुष्प के भाग जो होते हैं अन्य वो मुरझाकर गिर जाते हैं और जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो फल का रूप ले लेता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक आवरण के अंदर रहता है। तो फल और बीज का विकास पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे, ये आप देख सकते हैं ये सेब का भाग है, ये बीज है अंदर, ये है बादाम। इसको तोड़ते हैं तो अंदर बादाम का कोमल भाग निकलता है जिसे हम लोग खाते हैं। अब लिखा है बीज प्रकीर्णन के बारे में। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं कई जगह पर उगे हुए आप लोगों ने देख सकते हैं, जबकि उन्हें उस जगह पर बोया नहीं जाता। तो ऐसा किस कारण से होता है? विभिन्न स्थानों पर बीजों के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्र पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आए हैं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। तो प्रकीर्णन जो है वह पौधों के लिए लाभदायक है। इससे क्या होता है, पौधा जो है नई जगह पर विकसित होने में समर्थ हो जाता है। तो प्रकीर्णन पौधों को लाभ पहुंचाता है। आगे लिखा हुआ है प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन तथा द्विफल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो आक होता है, आक का बीज बहुत हल्का होता है। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, कभी कभी छत पर भी उड़कर आ जाता है। उसमें सफ़ेद सफ़ेद हल्के हल्के रोए जैसे होते हैं, तो वह आक का बीज होता है और वह इसीलिए अनेक स्थानों पर ऐसे ही उग आता है क्योंकि वह हवा के साथ उड़कर दूर दूर तक चला जाता है।
आगे लिखा है कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि पानी के द्वारा कौन सा बीज है जो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन थे, ऑप्शन तो याद नहीं है लेकिन आपको नारियल याद रखना है। उसका उत्तर था नारियल। मैंने पढ़ाया भी है, जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें मैंने पढ़ाया है। आगे लिखा है कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज। इसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं यूरेना एवं जैंथियम। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये दूसरे जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आगे लिखा है कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन इसी प्रकार से होता है। कभी ये हमारे वस्त्रों से चिपक जाते हैं, कभी पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, कभी जंतुओं से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और कभी हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो अच्छा लेसन था। इसमें जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं और लैंगिक जनन की विधियां हैं, इनको आपको याद रखना है। प्रश्न अलैंगिक जनन से पूछा गया था, तो उसमें जो भी विधियां पढ़ाई हैं आप लोगों से ध्यान से समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।